ओके, यूनिट है हमारा बेसिक कंसेप्ट्स का, और ये आयंस और एटम वाले टॉपिक में से एक ये क्वेश्चन ये है कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्मेशन इज़ एक्सोथर्मिक। इससे पहले कि हम इस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की तरफ जाएं, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूँ जो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस के साथ डील करेगा। वो कंसेप्ट क्या कहता है आपको बेटा कि आपके पास सपोज ये एक एटम है, ये सेंट्रल पॉजिटिव है और ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये क्या करेंगे, ये सिंपल उसके इलेक्ट्रॉन्स यानी जो न्यूक्लियस होता है उसने इलेक्ट्रॉन्स को अच्छा सा मजबूती के साथ होल्ड ऑन किया हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से इधर बाउंड हुए हुए हैं। अब यहाँ से हम दो तरह के आयन बना सकते हैं, एक नेगेटिव आयन्स बन सकते हैं और दूसरे जो हैं वो बेटे हमारे पास पॉजिटिव आयन बन सकते हैं। पॉजिटिव आयन के लिए रिमूव करना होगा इलेक्ट्रॉन, और इधर नेगेटिव के लिए हम ऐड करेंगे। तो जब नेगेटिव आयन हम ऐड करते हैं ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इस जगह पर, तो ये हमेशा हीट को एक्सपेल करेगा, एक्सोथर्मिक होगा। अब थोड़ा सा हम रिमूव करने वाले को सोचते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियर अट्रैक्टिव पुल के साथ पड़े हुए हैं, ये सारे इनको न्यूक्लियस खींच रहा है। अब यहाँ से इसको रिमूव अगर करना चाहेंगे तो लाजमी सी बात है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यू हैव टू इंसर्ट एनर्जी, एज अ रिजल्ट इट विल बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक होने की वजह से ये रिएक्शन आपका यानी कि उस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरेगा। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन आपने इस तरह रिमूव किया, एंडोथर्मिक है, 2 रिमूव करेंगे और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, 3 रिमूव करेंगे और ज़्यादा। तो जब भी पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन है वो तो कन्फर्म है कि हर टाइम पे आपके पास एंडोथर्मिक हो गया। दूसरा क्या है बेटे, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में आपके पास है यूनी नेगेटिव आयन। जब पहला आयन आप एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उसकी वजह से तो हीट यहाँ से रिमूव होती है, एक्सोथर्मिक हो गया। लेकिन अगर आप दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन भी इधर ऐड करना चाहें, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक मेटल M है, जो कोई एक एटम M है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया और वो बन गया M नेगेटिव, तो इसमें तो ये हीट साथ में रिलीज़ करके एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, M नेगेटिव के साथ एक और इलेक्ट्रॉन भी ऐड करते हैं और ये M नेगेटिव 2 बनाना चाह रहा है। इस टाइम पे आपको हीट देनी पड़ेगी, ये एंडोथर्मिक होगा। हीट क्यों देनी पड़ेगी? हीट इसलिए देनी पड़ेगी कि ये जो ऑलरेडी नेगेटिव पड़ा हुआ है ना, इसने आने वाले एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना है। तो ये मेन कंसेप्ट है। आप इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए जितने मर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्सो या एंडो को आप यूज़ करें कर सकते हैं। तो उसकी बेस पे एक क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो यूनी नेगेटिव आयन एक ऐसा तरीका है जिसमें हमेशा आप एक्सोथर्मिक ही होता है, यानी उसमें ऑटोमेटिकली एक एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। मैं बस इंटरनेट बहुत बुरा आ रहा है, आवाज आठ बेटा नहीं आ रही मेरी है। साइड से तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने यूफोन का नेट यूज़ किया हुआ, उधर तो स्पीड अच्छी होती है। बेटे मेरी आवाज़ कट रही है? जी सर, अभी मेरा जो अभी आपने कॉन्सेप्ट दिए ना वहां तक मुझे आवाज आई है। अब जो आप अच्छा अच्छा, एमसीक्यू पे आए हैं ना तो इधर से जी जी। बिल्कुल चली गई थी। वो शायद इसलिए कि स्क्रीन शिफ्ट हुई है ना, तो इस वजह से थोड़ा स्लो डाउन हुआ हो आपके पास लोड होते हुए, हो जब सकता है। सर वो लिख रहे थे ना, इक्वेशंस लिख रहे थे, तो जी जी, तब भी अटक रुक था रुक के चल स्क्रीन। रहा था। हाँ चलो, अभी होपफुली आपको कंसेप्ट तो क्लियर होगा ना। जी सर, कंसेप्ट तो क्लियर है, ये जी जी। एमसीक्यू का बता दें। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जो हमेशा एक्सोथर्मिक है, तो हम जब भी एक नेगेटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहेंगे, मतलब सिंपल न्यूट्रल एटम के अंदर, तो वो हमेशा हीट को रिलीज़ करेगा ना। तो यूनी नेगेटिव आयन जो है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक है, ठीक है। यूनी नेगेटिव है का आंसर। ये गलत है, सी डाई लिखा हुआ है, इसको इसको मैं ऑप्शन सी की बजाय ए कर देता हूँ। यहाँ पे है यूनी नेगेटिव, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है जी, आर्गोन हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ argon has atomic number of 18 and mass number of 40. Calcium has atomic number of 20 and mass number of 40. ये भी क्वेश्चंस लाजमी आएंगे आपके। सर नेगेटिव तो समझ आ गया, पर यूनी नेगेटिव क्यों?
तो डाई नेगेटिव में एंडोथर्मिक हो जाएगा ना, हीट ज़बरदस्ती देनी पड़ेगी ना। दोबारा जाते हैं कंसेप्ट पे। यहाँ ये डाई नेगेटिव है ना, जिसमें ये हो गया, ये डाई नेगेटिव है, तो ये तो एंडोथर्मिक हो जाएगा ना बेटा। ओके। हाँ, अच्छा दूसरा अगला एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या कहता है बेटे, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है। इसका मतलब आपके पास आर्गोन का, मैं अगर प्रोटॉन नंबर लिखूं, ये आर्गोन, और इसके प्रोटॉन जो हैं या पॉजिटिव जो हैं वो कितने हैं जी, इसके वो 18 हैं। ओके, और इसका जो मैस नंबर है, मैस यानी P प्लस N जो है, ये कितना है इसका, ये है 40। ठीक है, ये 18 है और ये क्या है 40। अच्छा, इसके बाद उसने एक और चीज़ पूछ रखी है बेटे कि कैल्शियम हैज़ एटॉमिक नंबर 20। अब इसका एटॉमिक नंबर मीन कि इसके प्रोटॉन, और मैस नंबर इसका 40 है। कैल्शियम एंड आर्गोन आर द एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है, किधर गया जी, कैल्शियम एंड आर्गोन। अब एक और, पहला ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया और ये आर्गोन से रिलेटेड है। दूसरा है बेटे कैल्शियम से रिलेटेड। इसमें जो प्रोटॉन पॉजिटिव हैं बेटे वो हैं 20, और जो न्यूट्रॉन्स हैं, जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं ये हैं कितने जी आपके पास, ये 40 हैं। और सॉरी न्यूट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, टोटल न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब दोनों का मैस जो है वो इक्वल है आपस में। बट प्रोटॉन नंबर जो है अगर आप उसके देखते हो आर्गोन के, तो वो हैं 18, जबकि कैल्शियम के देखते हैं तो बेटा ये क्या हैं 20 हैं। अब ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनका मैस नंबर जो है वो सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उनको आइसोबार्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक होते हैं आइसोटोप्स, फिर एक होते हैं आइसोटोन्स। ये तीनों टर्मों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है लाजमी, और ये नीचे एक्सप्लेन हुआ हुआ है मेरे ख्याल से, जो मैंने आपको पीडीएफ बनाया हुआ है ना, यहाँ देखते हैं। सर आइसोटोप्स में तो वो होता है ना, मैस डिफरेंट हो जाता है, प्रोटॉन सेम होता है, प्रोटॉन और उल्टा होता है इसके, हाँ, आइसोबार के उल्टा होता है। ठीक है, ओके। देखें जी, आर्गोन में Z18 है यानी प्रोटॉन नंबर A40 है, इसमें Z20 है, A40 है, सेम मैस 40 बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ये हमारे पास किसकी क्वालिटी है, आइसोबार्स की, इसलिए हमने इसको आइसोबार सेलेक्ट किया। अब अगली उसने बता दिया है कि आइसोटोप्स और आइसोटोन्स क्या चीज़ें, ये भी आपने मेमोराइज करने, सेम कंसेप्ट आ रहा है। यानी उसी तरीके से अगर सेम Z होगा, यानी Z दोनों में सेम अगर होगा और A डिफरेंट है तो आइसोटोप्स हो जाएगा। आइसोटोन्स के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। इसकी एक एग्जांपल दूं आपको, ये क्लियर कर लेंगे आप? नहीं सही है सर, एग्जाम्पल एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है ना? नहीं सर। ओके गुड। आगे है बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है कि द टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, एक 35 का आइसोटोप है, एक 37 का है मैस नंबर। अब इनकी जो रेशो है ना, 35 वाला जो आइसोटोप है वो कितना पाया जाता है भाई, वो 3 टाइम्स पाया जाता है, और दूसरे वाला जो है वो 37 वाला वो 1 टाइम है। ठीक है, 37 वाला कितना है, 1 टाइम। यानी एज़ कम्पेयर टू देयर ओन रेशोज़ अगर हम बात करें तो क्लोरीन 35 वाला ज़्यादा पाया जाता है। अब एवरेज एटॉमिक मैस कैसे निकलेगा, ये 35.5 सिंपल है। और ये हमने कैसे किया है बेटा, ये वही फार्मूला है। पहले का हम मैस ले लेते हैं, ये मैं ज़रा इसको ले लूँ ना, और यहाँ पे हम पेज को ऐड कर लेते हैं। अब जो क्लोरीन, ये कहीं भी क्लोरीन के अलावा कोई भी आ जाएगा ना आइसोटोप वाला, तो ये आपने ऐसे करना है। और एक Cl है 35 वाला, ओ सॉरी 37, 35 और 37 है, और ये 3 टाइम्स है और ये वाला 1 टाइम है। अब आपने क्या करना है, 35 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम का मतलब क्या होता है, 75% ऑफ अबंडेंस। तो मल्टीप्लाइड बाई 75 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाई 25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 कर दें इसको। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 35.5। ये एटॉमिक मास यूनिट को यू कहते हैं, याद रहेगा। पहला स्टोप उसकी अबंडेंस, दूसरा स्टोप उसकी अबंडेंस।
मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों को ऐड अप करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास एवरेज निकल आएगा, और ये 35.5। सर तो इसमें अबंडेंस तो लिखी भी नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे? मेरे बेटा दो तरीके हैं अबंडेंस ना हो तो लिखी हुई के। एक मिनट में वाइट बोर्ड पे गया हूँ ना। जब आप एक का है 3 और दूसरे का है रेशो 1, इसका मतलब 3 + 1 = 100%। तो 3 टाइम 25 का टेबल लेके जाओ, 3 टाइम 75 ये हो जाएगा, और 25 ये करो, 25 1s 25, 25 3s are 75 एक तरीका। दूसरा आप आसानी के लिए 3/4 इसको कर लो, टोटल इनको जमा कर लो ना, तो 3 हिस्से आउट ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 35 कर लो। फिर क्या होगा उसमें प्लस करें जी 1/4 इंटू 37, उसका मैथ याद रहेगा, कोई भी कर सकते हैं आप। मैं क्लीन कर दूं इधर। पहले बेटा मैंने बताया है कि आप अंदाज़ा लगा लें 3:1 को, कि 3 वाला है 75% और रेशो आ जाएगी 25%, और फिर आप आराम से क्या कर सकते हैं, परसेंटेज अबंडेंस वाला फार्मूला लगा सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा, अगर आपको ये भी नहीं पता और आप घबरा रहे हैं, तो उसका तरीकाकार ये है बेटे कि 3:1 को आप दोनों को ऐड करें तो टोटल 4 हो जाता है। जो ये है इसका मतलब ये 3 आउट ऑफ 4 है, रेशो हो जाएगी 1 आउट ऑफ 4 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इसकी ये अबंडेंस हो जाएगी और इसकी 4 में से 1 अबंडेंस हो जाएगी। अब पहले वाले की अबंडेंस को 35 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर बीच में प्लस, और इसकी अबंडेंस को 37 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये 37 मैथ्स वाला है। दिखाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे नीचे एलसीएम आएगा ना, लेना पड़ेगा एलसीएम। बेटा आप जब कैलकुलेटर तो अलाउ चलो नहीं होगा आपको, तो आप सिंपल भी कर सकते हैं ना। एलसीएम बिल्कुल आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते यार, क्योंकि ये तो नहीं होगा ना कि 37/4 तो नहीं होगा ना, इसके नीचे 4 लाना पड़ेगा। इसमें 37/4 ही होगा, बिल्कुल ठीक है। ये बेटा अच्छा एलसीएम कब लेते हैं? सर आप इसको पूरा करें ना, मुझे खुद ही समझ आ जाएगा। अच्छा तो बेटा 37 मैं प्लस माइनस होता है ना यार, सुनो ना, हाँ एलसीएम प्लस माइनस को होता है, मल्टीप्लाई डिवीजन में एलसीएम नहीं होता। बात समझ आई ना? तो सर फिर ये 35/4 हो जाएगा और 37/4 हो जाएगा। नहीं, 35 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा ना। ओ हाँ, मतलब हाँ, सॉरी 35 यानी ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 यूँ हो जाएगा। अब इन कैल्शियम बन सकता है। अच्छा, इसका एलसीएम थोड़ी ना हाँ, लेंगे। इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एलसीएम लेके 4 इनका एलसीएम आ जाएगा, जो ऊपर होगा मल्टीप्लाई और प्लस कर लेंगे 37, ठीक है सर पर हमने तो रेशो निकालनी बच्चा। आप किसी बेटा हमने क्या निकालनी है, रेशो किधर निकालनी है हमने? एक मिनट, क्वेश्चन पे दोबारा जाते हैं लगे बंदे। हाँ, तो ये हमने एवरेज एटॉमिक मास यूनिट निकालना है। ये निकला पड़ा है, सोल्यूशन हुआ पड़ा ना, आप इसको देख लीजिएगा। 35 3/4 प्लस एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है फिर इसमें तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल समझ आ गई। तो एवरेज में आप सिंपल वो कर लें। एक तरीका अबंडेंस वाला था जो 100 से करते थे, दूसरा आप जब ये 4 वाला आ गया तो इससे भी कर सकते हैं, बात एक ही है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आपको घोल के पी जानी हैं, राइट, वो ये 0.4 पे हैं, ये आपने नहीं छोड़नी किसी हाल में। ये एक टेबल सा है और डिटेल नोट्स, इसकी डिटेलिंग क्या है ज़रा चेक करें। सब एटॉमिक पार्टिकल आपको पता है प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, इसका मैस 1.6726 एक्सपोनेंशियल -27 किलोग्राम में है। सर ये आपने मुझे पहले शायद ग्राम और उसने बताया था ग्राम। हाँ, और यही मैं कह रहा हूँ, अगर ग्राम में आपने निकालना याद रहे, पहले हमने इलेक्ट्रॉन वाला निकाला था -31 किलोग्राम वाला। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस जो है ये डिफरेंट है, ये तीनों आपने याद करने हैं। और ये बेटे ये मैसेज हैं, याद रहे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है। जो चार्ज वाला सीन है ना, वो आपने मिक्स नहीं कर देना, क्योंकि बस इसको आपने एज इट इज वो 1.6 कूलम वाला जो होता है ना, वो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है शायद। वो चार्ज होता है, यस। हाँ, वो चार्ज होता है, वो कूलम में होता है। हाँ, कूलम में होता है, बिल्कुल ऐसे ही है।
तो यहाँ पे क्या है आपके पास यानी कि उसके मैसेज वगैरह लिखे हुए जो 27 किलोग्राम में जा रहे हैं, और ये ग्राम में आएंगे ना तो 10⁻³ और हो जाएगा, यानी 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 का मतलब क्या होता है 10⁻³ पॉजिटिव 3 ऐड होगी तो ये ऑटोमेटिकली 24 पे आ जाएगा, -24 ग्राम पे आ जाएगा जो ओके 27 सर। लिखे हुए ना। हाँ, होपफुली आप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको बस पता होना चाहिए, इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है कि हम नीचे क्या लिखते हैं एटॉमिक नंबर, सॉरी हाँ सॉरी क्या कहते हैं मैस नंबर। जी जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। एक तरीका, दूसरी डिनोशन एक और भी हो सकती है। दूसरी डोनेशन होती है कि इसके एक ही साइड पे चीज़ों को, उसमें नीचे प्रोटॉन नंबर्स लिखते हैं। मैं इधर यूँ कर देता हूँ आपको, मैं आपकी आसानी के लिए प्रोटॉन नंबर को मैं यहाँ, प्रोटॉन नंबर, अब ये जो है ना बेटे ये होता है सबस्क्रिप्ट में नीचे प्रोटॉन नंबर, और ऊपर जो है ना इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है मैस नंबर। सर ये समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ बेटे, ये है एक्स कोई भी चीज़ का एटम है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो या प्रोटॉन नंबर वो नीचे लिखा होगा, उसका मैस नंबर ऊपर लिखा होगा। इसमें सिंपल सी चीज़ है बस। ओ अच्छा गॉट अच्छा इट? समझ आ रहा। हाँ, ये सिर्फ आपको पता। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो मैस है उसमें से जी को यानी एटॉमिक नंबर को निकाल लेंगे। यही तरीका होता है आइसोटोन्स फाइंड आउट करने का सर कि अब कोई आप से। एक सेकंड ना, आपने ऊपर लिखा हुआ वेयर एक्स इज इक्वल टू सिंबल ए, हाँ, मास नंबर, जी इज एटॉमिक नंबर, फिर इसको काट देना जब आप प्रोटॉन नंबर और मास नंबर। मैं इसके ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ना बेटा, यूँ करके आपको बता देता हूँ। ए जो है वो मैस नंबर है और इसकी ब्रैकेट में लिख लेते हैं जी, ताकि आपको याद रहे। ये सही है ना? अब होपफुली कि आपको इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। मेरा ऊपर जाए सर, जी जी, जी इज सर एटॉमिक नंबर, आपने प्रोटॉन नंबर लिखा हुआ है। तो वही एटॉमिक नंबर होता है ना बच्चा। एटॉमिक नंबर अ, भी इसी को बोलते हैं, प्रोटॉन नंबर भी और इसी सर को इसकी बोलते हैं। फ्लैट में लिख दे प्रोटॉन नंबर। अच्छा, स्लैश इधर लिख दूँ, प्रोटॉन लिखा हुआ है तो इसको एटॉमिक भी लिख लेता हूँ स्लैश, ये आप सही है। और इसी तरह उसका भी कर दें। मैस नंबर को तो एक ही बोलते हैं ना। एटॉमिक नंबर जो एंड पे लिखा हुआ है जी। अच्छा इधर, ओके, यस, एटॉमिक पे जाके ना एटॉमिक स्लैश प्रोटॉन नंबर, ओके। सर नंबर पूरा लिख दें आप, कंजूसी क्यों कर वो रहे हैं। मेरे बच्चे लिख दिया हुआ है। हाँ, ठीक है सर। दुनिया पूरी शॉर्टकट पे पहुंच गई है, हम नंबर लिख रहे हैं आपके, कुछ हो गया बेटे। सर आप करें शॉर्टकट। अच्छा जी, 10 मोल्स ऑफ H2O एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ द अबव रिक्वायर्ड। अब इसके बाद आ जाता है आपका वो कंसेप्ट ऑफ मोल्स, यहाँ से ये शुरू होते हैं। ये क्वेश्चंस आप देख लें ज़रा, ये मोल से रिलेटेड ही हैं और ये उसने कुछ पहले दिए हुए हैं। अब बेटे आपको यहीं से मैं कंसेप्ट ऑफ मोल रिवाइज करूँगा, अगर आपको कहीं नहीं समझ आएगा तो आपने मुझे बताना है, वाइट बोर्ड पे चलेंगे, लेकिन होपफुली कि आपका सारा यहाँ से समझ आ जाएगा आपको। अब मोल क्या चीज़ है? मोल है जी ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस को जब आप मेजर करते हैं ये कितना है सब्सटेंस, यानी ग्लूकोज आपने एक कहीं स्पैचुला के साथ आपने वे किया किसी वेइंग बैलेंस पे, तो आपने अपने साथ कुलीग को बताया कि सर मैंने सब्सटेंस जो है वो थोड़ा सा लिया है, तो कोई पूछेगा कितनी अमाउंट लिया, आप कहेंगे 1 मोल मैंने उसके लिए। तो जो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर ना किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने का जो यूनिट है वो मोल है। पहली बात, जब मोल्स को आप किसी भी चीज़ का एक मोल लेते हैं तो उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स होते हैं, जिसको एवोगैड्रो नंबर या एन, और यहाँ पे ए इसने छोटा लिखा है, ये कैपिटल ए होता है, ठीक है ना। हम ये भी लिख सकते हैं नंबर एवोगैड्रो भी इसको लिखते हैं पार्टिकल्स। जब मोल को हम पार्टिकल्स की टर्म के अलावा वेट या वज़न के हवाले से मेजर करते हैं तो 1 मोल जो है वो ग्राम फार्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस होता है, या फिर इसका मतलब उसके सिंपल ग्राम होती हैं या मैस होता है। जो उसका एटॉमिक मैस होता है जितना, उतने आपने वेट कर लेना है ग्राम्स का। मसलन इसकी सिंपल एग्जांपल ये है बेटे कि नाइट्रोजन जो है अगर N2, दिस इज़ अ गैस एंड हैविंग अ मैस
नंबर एज 14, सॉरी 14 प्लस 14 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 28 हो जाएगा। तो 28 ग्राम आप किसी तरीके से एक सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करें, ठीक है। फिल करने के बाद आप कहेंगे कि नाउ दिस सिलेंडर इज़ हैविंग 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स, यानी सादे लफ्ज़ों में वो ये बताएगा आपको कि इसका 1 मोल हो गया N2 का, राइट। अब जब हमारे पास मैस की भी टर्म आ गई, पार्टिकल की भी टर्म आ गई, एक तीसरा होता है 22.414, यानी मैं इधर ऐड कर देता हूँ चलो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो क्या है जी कि 1 जो मोल होता है ना किसी भी सब्सटेंस का, वो इक्वल होता है 22.414 dm3, ठीक है ना, डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है इतना। यानी अगर ऑफ अ गैस, मैं इसको यूं भी लिख लेता हूँ, यानी अगर कोई गैस, रेस तो दे दे। ओके, तो यहाँ पे इतने डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस, किसी भी सब्सटेंस का, गैस का जो है 1 मोल जो है वो इतने डेसीमीटर क्यूब ऑफ दैट गैस जो है उसकी इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम। तो अब गैस के बाद में से एक मिनट, गैस वॉल्यूम, ठीक है ना। अब आपको 3 डेफिनेशंस मिल गई, पार्टिकल के रिस्पेक्ट से, आपको मैस के हवाले से, और तीसरा वॉल्यूम के हवाले से। तो 1 मोल जब भी आप किसी भी चीज़ का आप आइडेंटिफाई करते हैं तो दिस इज़ 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स। इसके अंदर जो एटॉमिक मैस की इक्वल मैस होगा तो वो हो जाएगा, और उसका जो कवरिंग स्पेस होगी दैट विल बी इक्वल टू 22.414 dm³ ऑफ दैट गैस। अच्छा, अब इसमें ना हम फार्मूले बनाते हैं हर एस्पेक्ट के हवाले से। फार्मूले क्या बनाते हैं? जब हम मैस की बात करते हैं बेटे, तो नंबर ऑफ़ मोल्स, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कैसे निकालते हैं इसको? हम फार्मूला इससे निकालते हैं जी, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं कहूँ कि 10 ग्राम आप कोई चीज़ ले लें तो उसमें कितना जो है वो मोल्स होंगे उस चीज़ के, यानी 10 ग्राम आपने लिया H2, तो उसमें कितने मोल्स ऑफ H2 होंगे? तो गिवन मैस होगा 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस क्या हो जाएगा 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 5 मोल ऑफ H2 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा केस है नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट अगर करने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने का बेटा जो फार्मूला है वो ये है कि आप पहले मोल्स निकालें, ये n निकालें स्मॉल, जो कि ऊपर निकला पड़ा है, मैं इसको रेड कर देता हूँ यहाँ, और n को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? ये जो एवोगैड्रो नंबर है इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। ये जब एवोगैड्रो के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, तो ऑटोमेटिकली उस स्पेशल नंबर ऑफ मोल्स के अंदर पार्टिकल्स आ जाएंगे। अगर आप इस n की वैल्यू 1 लिख दें, सपोज, तवज्जो से बैठें बेटे, अगर आप इस n की वैल्यू क्या कर दें 1, मतलब 1 मोल हो, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई Na इज इक्वल टू Na। इसका मतलब 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये वाले होंगे, जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको। तो ये बिल्कुल ही एक्यूरेट बात है, ठीक है ना। और अगर वो हाफ करते हैं, n की बजाय हम 1/2 लिखते हैं, यानी हाफ मोल लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स भी हाफ हो जाएंगे। तो इसी तरह से, यानी कहने का मकसद है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए आपके पास n का होना ज़रूरी है, जो गिवन मैस ओवर मोलर मैस के साथ लगा सकते हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा एडवांस स्टेप पे चला जाऊँ तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना बेटे कि पार्टिकल्स निकालने का एक फार्मूला ये भी हो सकता है, यानी गिवन मैस ओवर मोलर मैस इनटू Na। अब ये तो वही स्मॉल n ही है ना, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्ट पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे निकालते हैं? अगर वो उसने नंबर ऑफ मोल्स आपको n नहीं दिया तो आप पहले गिवन मैस देखें, उसको लिखें, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मैस लिखें, इधर से आप इन अदर वर्ड n फाइंड आउट कर रहे हैं और उसी को मल्टीप्लाई कर लें Na के साथ, तो फिर भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तीसरा केस क्या होता है? वॉल्यूम एट STP, ठीक है। अब जितने भी नंबर ऑफ मोल्स उसको आपने n से रिप्रेजेंट करना है, और ये किसकी इक्वल आएगा? जिस गैस ने वॉल्यूम ऑफ STP की बजाय मैं इसको अगर आसान कर दूं और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर करूं, तो मैं इसको बेटा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ज़रा कि गिवन वॉल्यूम, जिस तरह गिवन मैस था, गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.414 लीटर। लीटर का मतलब क्या होता है? L जो है ये इक्वल है डेसीमीटर क्यूब के। डेसीमीटर क्यूब लिखें या लीटर लिखें, एक ही बात है, याद रहेगा।
जी सर। हाँ, अब ये जो मैंने आपको बच्चे की चीज़ें बताई हैं ना नूर, अगर आपको ये आते हैं तो आराम से सारे एमसीक्यूज जो है वो ऊपर वाले और थोड़े से नीचे जो मैं दे रखे हैं वो रिसॉल्व हो जाएंगे। अगर अगर ये आपको प्रॉब्लमेटिक हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये जो तीन ये है ना, इनको मैं ज़रा हाईलाइट ऑलरेडी हुए हुए हैं, ये इनको आपने हर हाल में याद करना, और जैसे ही ये याद हो जाएंगे बेटे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई इशू आएगा। अब यहाँ पे ना उसने मोलर मैथ के ज़रिए से जो मोल फाइंड आउट करने का तरीक़ाकार है उसको वजाहत दे रखी है। ये मोलर मैथ पहला केस है, देखो ना तीन चीज़ें थी, पहला मोलर मैथ वाला या पार्टिकल वाला था, मोलर मैथ वाला था और वॉल्यूम वाला था। अब पहला स्टेप कि सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स इन द फार्मूला, जैसे अब H2O पड़ा हुआ है, ये चेक करें तो H2O में पहले उसने क्या किया है, सम किया है, 2 एटॉमिक मैस है एक हाइड्रोजन का, सॉरी 2 नहीं 1 एटॉमिक मैस है, और 2 एटम पड़े हुए हैं। जब 2 एटम्स पड़े हुए हैं तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 ये हो गया, और O का एटॉमिक मैस जो है वो 16 है, तो ओवरऑल 16 की बजाय सॉरी 18 ग्राम्स पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा केस निकला हुआ है जिसमें कार्बन है, तो इसमें भी आपने कार्बन और 2 ऑक्सीजनों को एडअप किया तो 44 ग्राम्स हो जाएगा। इसी तरह NaCl का भी हम करवाए थे, लिखवाए हाँ थे मैंने यार। ओके, अब हमारे पास मैस का क्लियर हो गया कंसेप्ट। यहाँ पे मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये टेक्निकल क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दे सकते हो, अभी मैंने आपको कुछ एक प्रीवियसली, ये टेक्निकल इस तरह से है कि मैंने अभी जो पीछे चीज़ें बताई हैं वहीं से निकलेगा। शाबाश। तो थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है फार्मूला क्या इस पर काम करेगा? सर वो जो मैथ्स वाला आपने ग्राफ कुछ करके फॉर्मूला बताया था वो नहीं पुट होगा इसके अंदर? कौन से वाला? सर मैथ्स का वो जो फॉर्मूला था सेकंड वाला वो नहीं इधर पुट इन होगा? हाँ हाँ होगा, बिल्कुल वही आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का मैस गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो इलेक्ट्रॉन के एक मोल का मैस कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का मैस ओवर नहीं गिवन मैस मोलर मैस। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का गिवन मैस कितना होता है, उसका मोलर मैस कितना होता है? मोलर मैस, मैस ऑफ 1 मोल उसी को कहते हैं ना। अच्छा 6.022 इंटू 10 रेज की पावर नहीं, वो पार्टिकल्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स का। अब ऐसा है, मैं बताता हूँ। नहीं वो एक तो नहीं हो जो बहुत मैं थोड़ा, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा 10 है। रेज की अब पावर। बेटे एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं ये अभी आपने बताया एग्जैक्टली हाँ 6.0 है, ये एक मोल के अंदर हैं। अब इसका मतलब एक मोल का जो मैस होता है हम उसी को मोलर मैस बोलते हैं ना। इसका मतलब इतने पार्टिकल्स का आप अगर मैस फाइंड आउट कर लें तो दिस विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज द मोलर मैस ना। यस ओके, अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का मैस पता है ना, ये अभी ऊपर जो मैंने टेबल बताया 9.1 एक्सपोनेंशियल 10⁻³ किलोग्राम्स, ये एक इलेक्ट्रॉन का मैस है। 27 वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स थे, राइट? ओके हाँ, और ये है किलोग्राम के अंदर। आपको मैस किस में चाहिए मोलर मैस को निकालते हुए? ग्राम्स के अंदर। तो 9.1 एक्सपोनेंशियल 10⁻28 ग्राम, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का मैस है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.02 एक्सपोनेंशियल 10⁻23 से। जब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो तो बेटे ये हमने रटा लगाया हुआ है कि ये आता है 0.55 मिलीग्राम, नॉट इन ग्राम्स। हाँ, ये ग्राम्स में नहीं है, ये फिर मिलीग्राम्स में चला जाता है 0.55। ओके, तो ये आप अगर डायरेक्ट रटा लगा लें तो भी एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज तरीकाकार यही है कि आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक इलेक्ट्रॉन के मैस के साथ मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल। जी सर। होप सो। अच्छा बेटा, इसको ज़रा रेस करता हूँ, अब हम ज़रा आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, आपको कंसेप्ट अब क्लियर है ना? अगर आपको कोई अदर देन एटॉमिक मैस के कोई और मोल दे दिए जाए तो आप ये इधर सोल्यूशन भी हुआ पड़ा है, ये आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि जी अब जो आपसे मैंने क्वेश्चंस निकालने हैं वो कौन से हैं। ये वाला क्वेश्चन है जी कि ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स
अब ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज अप्रॉक्सीमेटली। आपने ऑक्सीजन के एटम्स फाइंड आउट करने हैं बेटे। मुझे बताएं कि पहले तो हम एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, एक सेकंड, मैंने आपसे पूछा कि आपके पास नोट्स साफ सुथरे वर्जन में भी पढ़े हैं कि बाद में आपको सारे क्लीन करने पड़ेंगे? मैं कर लूँगा बेटे फिर, अगर आप कहते हो तो। हाँ, अनडू कर दिया ये जितना भी आपने काम किया। अच्छा, हम इसको कोई 5-4 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं। की तादाद कितनी होगी अब हमने इसको देखना है। और ये ना बहुत सिंपल सा है, और सिंपल के साथ साथ एक ट्रिकी है, और इसी से हट के कोई भी और मॉलिक्यूल आपको दे देगा, उसका मैथ दे देगा और पूछेगा कि इसमें फ़लाँ चीज़ के एटम कितने हैं। जहाँ पे उसने ऑक्सीजन पूछा है वो कार्बन के भी पूछ सकता है। अगर वो C6H12 एंड O6 की अगर बात करें, C6H12O6, अब उसके इतना मैथ दे के उसमें से भी ऑक्सीजन पूछ सकता है, हाइड्रोजन पूछ सकता है, या कार्बन पूछ सकता है। तो आपको असल में इन सारों का तरीक़ाकार एक ही है, और वो तरीक़ाकार कौन सा है, ज़रा हम इसको देखते हैं जी। सबसे पहले तो बेटे आपके पास जो एक गिवन चीज़ है उसमें 4.4 ये गिवन मैथ है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैथ निकालें तो कार्बन होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का एक का 16 है, दो का हो जाएगा 32, और इनको अगर आप निकालें तो ये बनता है 44। तो 4.4 ग्राम गिवन है, ओवर मोलर मैस हो गया 44 ग्राम्स। ठीक है, अब 44 ग्राम्स ये निकल आया गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो ये आपके पास आएंगे मोल्स। अब मोल्स निकालें भाई, शाबाश। ये हो जाएंगे 44 का ऊपर जाएगा 1 टाइम टेबल, तो ये होएगा 0.1 मोल आ जाएंगे। ठीक है, अब ये तो आपने गिवन फार्मूला से निकाल लिया। अब अगली जो बात है वो ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहे हैं ना, ठीक है। अगर आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो उसमें तो 2 ऑक्सीजन होते हैं। भाई 0.1 के अंदर कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे? याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर एक फार्मूला बताया है कि अगर मोल्स पता हो तो पार्टिकल कैसे निकालते हैं, स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाई Na। याद है? जी सर। हाँ, तो हम उसको बेटे पुट करते हैं, ये स्मॉल, यानी हमारे पास ये फार्मूला था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू Na। अब स्मॉल एन जो है हमारे पास 0.1 निकला, 0.1, और मल्टीप्लाइड बाई एन की का मतलब 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अब ये तो हैं ऑक्सीजन के एटम्स, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं ना, तो हम जो इससे जवाब आएगा हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। और यही आपका आगे सोल्यूशन भी होपफुली हुआ पड़ा है। मैं ज़रा उसको भी दिखा के आपको क्लियर कर देता हूँ। ये ज़रा मैं अरेज कर लूँ ताकि ना ये चीज़ें ख़राब ना हो। अच्छा, यहाँ पे हम ज़रा सोल्यूशन को देखते हैं बेटा, और गौर कीजिएगा। उसने ये 3-4 तो दे रखी है, अब हम सॉल्व करने पे आते हैं। वो कहता है मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, हमने भी यही निकाला है। 4.4 ओवर 44, ये 0.1 मोल निकला है। अब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम है जी? 2 पड़े हुए हैं। नंबर ऑफ एटम, हाँ, तो नंबर ऑफ एटम जो है 0.1 इंटू ये एवोगैड्रो इंटू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बेटे सीधा सामना आपके पास ये आता है 1.2 गॉट इट। यही आपके पास जो है वो कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे विद इन द। अब अगर मैं आपको एक टेक्निकल क्वेश्चन यहीं से एक और बता दूं कि अगर आपके पास ये लिखा हो बेटे, सर वैसे ये काफी, क्योंकि बहुत ज्यादा मैथ्स हो रही है बच्चा, सिर्फ इसी पैटर्न पे नूर। एक और क्वेश्चन बेटे सुन लें आप। अगर आपसे वो कह दे कि CaCl2 लिखा हुआ है और इसी के मैथ से, तो आप इन सारों का पहले मोल्स निकाल लेंगे, सिंपल। और जो एटम पूछे अगर वो 2 पड़े हैं एक के अंदर तो उसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अगर वो AlCl3 पड़ा हुआ है तो 3 फिर टाइम। ऑटोमेटिक
3 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल, मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ कि इससे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे और सेम पैटर्न पे। अच्छा सर, ये मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि सर हाँ अब अगर किया मैं 4.4 ओवर 44, तो अब हाँ मैंने इसको मेरे पास कैलकुलेटर होना नहीं है, तो मैं क्या हाँ। करूँगी? लेकिन अच्छा किस बेटा, तरह? एक चीज़ जो टेक्निकल तरीका है ना, अक्सर औकात, ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि ये तो कैसे सॉल्व हो सकते हैं। अक्सर औकात पता है क्या आता है कि जितना मोलर मैस होता है ना, उन्होंने उसी को 10 टाइम डिवाइड कर रखा होता है। जैसे इसका मोलर मैस है 44, तो उसको डिवाइडेड बाय 10 करें तो आपके पास 4.4 आता है। गॉट इट? तो इसने गिवन मैस में वही दिया होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको भी ब्रॉडली थोड़ा सा ओवरलुक करके देखें ऊपर से, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि 44 ग्राम से बनता है भाई 1 मोल। अगर इसको डिवाइडेड बाय 10 किया है तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दें। इसका मतलब 4.4 ग्राम अगर होंगे तो फिर 0.1 मोल होगा। अंडरस्टूड हो गया? तो आपको टेक्निकल थोड़ा सा सोचना होगा, और उसमें उसने जो गिवन मैथ्स दे रखा होता है ना आमतौर पे। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मजे का आ सकता है, जो अक्सर का जो पॉपुलर आप कहें कि एसिड्स होते हैं उनका आता है, और वो कौन सा है बेटे? H2SO4 वाला। अब इसके क्या कहता है कि 9.8 ग्राम दे देता है, अक्सर ये करता है, और इसका एटॉमिक मास जो है वो 98 ग्राम है। अब ये देखिए वही चीज़ आ जाएगी, 9.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 98। 98 से आप डिवाइड करें तो मुझे बताएं, 98 डिवाइडेड बाय 10 करें, मैं देखो तो ना भूल 0.1 आएगा ये भी। सर, एक सेकेंड मुझे दें। ओके ओके। जाती है, ये तो हो गया आपका क्लैरिफाइड। अब यहाँ पे आते हैं एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसको आप बस एक दफ़ा देख लेना। ये मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए कि पीछे के टेबल में ये नहीं था। कोई भी मैस होता है, अगर आपने उसको एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना होता है ना, तो उसके मैस को, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं उसको डिवाइडेड बाय इससे कर लेते होते हैं प्रोटॉनों को, तो फिर वो इसमें निकल आता है AMU के अंदर। जी सर। अब ना असल यहाँ से जो चीज़ होती है ना बेटा, वो है एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिलेटेड जो टेक्निकल क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। वो यही सिंपल चीज़ों को यूज़ करेगा, ये दो चीज़ों को, तीनों को, ये वालों को जिसको मैंने हाईलाइट किया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। किसकी? ऑफ एटम्स की इन अ कंपाउंड। याद रहेगा। जैसे अब एग्जांपल क्या है, C6H12 एंड O6 है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है। इसी तरह बेंजीन C6H6 है, तो ये CH है। और H2O2 है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका एम्पिरिकल फार्मूला इज HO। ये तीनों एम्पिरिकल फार्मूलाज आपको क्लियरली पता लग रहे हैं कि सिंपल होल नंबर रेशियो की डिवीजन है। स्टेप 2 है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एटॉमिक नंबर्स, सॉरी एटम्स जो होते हैं ना, एक्चुअल एटम, उनकी टोटल तादाद की बात करते हैं, इसमें कोई रेशो नहीं होती। हम कैसे निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूले को निकालने के लिए एम्पिरिकल जो फार्मूला है उसको एक डिजिट n से मल्टीप्लाई करते हैं, और n
वही सिंपल होल नंबर रेशो है। और ये हम n कैसे फाइंड कर सकते हैं सिंपल होल नंबर रेशो? जो आपका कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मैस ले लें, मॉलिक्यूलर मैस, और उसको डिवाइड करें जो एम्पिरिकल फार्मूले का मैस है उससे। मैं ऊपर एग्जांपल जो हमने अभी बेंजीन की देखी है, बेंजीन है 78 यानी C6H6 है। C के 6 है 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये हो जाएंगे 72, और H6 है तो प्लस इसमें मज़ीद 6 भी करें आप तो ये टोटल आता है बेटे 78 इसका मैस है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है बेंजीन का? CH है। CH का मैस कितना है? 13, कार्बन का 12 प्लस एक हाइड्रोजन का। तो क्या जो कह रहा है क्वेश्चन वाला, ये कह रहा है कि जी मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैस लिखो आप जो कि 78 है, फिर डिवाइड कर दो उसको एम्पिरिकल फार्मूला मैस से जो कि 13 है, तो फिर आपके पास n आ जाएगा। तो 13 वंस और 13 6, तो n आपके पास जो यहाँ आया वो 6 आया। अब 6 को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला स्टेप कर लो। तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ये दो मेन फार्मूलाज यूज़ होते हैं। ये पहले n फाइंड कर लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला का मैस। फिर क्या करें बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n ओवर n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो उनका आप निकालें। अच्छा, अब सवाल तो ये है कि भाई एम्पिरिकल फार्मूला ही हमारे पास नहीं है, यानी जो ये चीज़ हमने n से मल्टीप्लाई करनी है तो मॉलिक्यूलर निकलेगा। अब तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला ही नहीं है, तो हम कैसे यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करें? ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके पास, समझें थोड़ा सा। नो, आर यू अटेंटिव बेटे? मॉलिक्यूलर फार्मूला आप फाइंड कर सकते हैं n इंटू एम्पिरिकल से, लेकिन एम्पिरिकल का पता ही नहीं है आपको। अब इसमें दोनों चीज़ों को कैसे फाइंड करते हैं? n को फाइंड करने के लिए हमने कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला में ऐसे दोनों को हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास n आ जाएगा। एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, भाई एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे? उसके लिए 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन, ये स्टेप 1 है। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर मैं कह देता हूँ आपको कि 10 ग्राम का एक कंपाउंड है जिसमें जी कार्बन है वो 8 ग्राम है, हाइड्रोजन जो है उसमें वो 2 ग्राम है, तो इन दो को मिला के 10 बनता है। तो सबसे पहले आप परसेंटेज निकालते हैं, मतलब कार्बन की परसेंटेज किसकी इक्वल होगी भाई? कार्बन वाला मैस 8 ग्राम डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे आप, तो ये परसेंटेज निकलेगी। यहाँ से कट गया तो 80 आएगा, 80% उसमें कार्बन है। तो परसेंटेज कंपोजिशन आपने पहले निकालनी है, फिर मोल्स को निकालना है जो कि डिवाइड, जब 80 आया ना तो 80 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, जिस भी एटम के आपने निकालने हैं परसेंटेज से मोल निकालने हैं। और ये जो भी रिज़ल्ट आएगा इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स के आएंगे बेटा, हम ये इनको 4 स्टेप्स हैं, अगर आपको याद हों तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होते तो कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी, लेकिन आपको आने चाहिए सिंपल, ठीक है ना। ये आपको ये कम अज़ कम ज़रूर आना चाहिए जो मैंने ये कर दिया है। नीचे वाले आ जाए तो एक्सीलेंसी है, लेकिन अगर यहाँ तक भी आ जाए तो काफ़ी है, ठीक है। बेटे अब हमारे पास ऑलमोस्ट 50% पे हम पहुँच चुके हैं। अब बाकी ये जितनी भी एग्जांपलें पढ़ी ना एम्पिरिकल फार्मूले की, ये आप आराम से खुद करेंगे, मैं नहीं इसको कराऊंगा। ये वही, अब इसने मैंने बेंजीन से कराया तो ये C6H12O6 के साथ है। क्या मसला है इसमें? नहीं, गैस भर दी। इन्हें पेनाडाल ही खाता केड़ा भी डाढ़ा हो सी। सॉरी बेटे डिस्टर्बेंस के लिए। जी हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये वही आइसोटोप्स आइसोबार्स वाला है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स यहाँ पे मैंने दी हुई हैं कि कैसे आप निकाल पाओगे आइसोटोप्स को, कैसे आइसोबार्स को निकलेंगे और कैसे आइसोटोन्स निकलेंगे। इनकी कैलकुलेशन है कि इसमें वो एक उन्होंने सिंपल एग्जांपल दे के उसमें अलग अलग करके बताया हुआ है कि ये क्या है ये क्या है। एक इसके अलावा जो चीज़ उधर डिस्कस नहीं हुई थी बेटे वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है हमें कोई प्रोटॉनों से लेना देना नहीं है, कोई न्यूट्रॉन से लेना देना नहीं है, ना मैस नंबर ना एटॉमिक नंबर। जो हमें लेना देना है दैट इज़ बिकॉज ऑफ आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद की सिर्फ बात करेंगे। अब जब उनकी तादाद की बेटे हमने बात करनी है, तो अब सोडियम के रूटीन में होते हैं जी 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम Na11, ठीक है। और मैग्नीशियम जो है उसके होते हैं 12। अगर हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Na पॉजिटिव बनेगा, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं यानी Mg+2 करते हैं तो इसके भी 10 हो जाएंगे। बात समझ आई है? तो इसलिए अब इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और मैग्नीशियम के अंदर भी 10 आ गए। इसी तरह एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। 13 से आप अगर 3 निकाल लेते हैं तो 3 पॉजिटिव हो जाता है, उसमें भी आपके पास क्या हो जाता है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग होते हैं। और नियॉन एटॉमिक नंबर उसका भी 10 होता है। तो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक से पीछे होती हैं। और ये क्वेश्चन इस तरह सिंपल एलिमेंट्स को वो दे के जानबूझ के आपसे क्वेश्चन करता है कि आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। कि ऐसे जैसे अब मैं कहूँ कि एक फ्लोरीन है ना, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और F नेगेटिव अगर वो दे दे तो वो उसका टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो जाएंगे और वो भी इस ग्रुप के अंदर शामिल हो सकता है। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस दे सकते हैं, आपको याद रहेगा। हाँ, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट हमने पहले नहीं दिया था। इसके बाद आ जाता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि विद इन वन लाइनर आप कहें कि जिसके पार्ट्स बताएं। पहले सैंपल होता है, उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में, वेपराइज कराते हैं, फिर उसको आयनाइज कराते हैं, एक्सलरेट कराते हैं, डिफ्लेक्ट कराते हैं, फिर डिटेक्शन के बाद रिकॉर्ड करते हैं। एक ये बेटे अच्छा, इसमें जो चीज़ याद करने वाली है उसकी कंडीशंस है कि 10⁻⁻5 से -6 टॉर तक होना चाहिए। मज़ीद जो चीज़ अब आ जाती है वो एवोगैड्रो नंबर और उनके ज़रिए से ग्राम एटम मोल्स वगैरह निकालने वाली। ये चीज़ रिपीट हो रही है लेकिन डिफरेंट एग्जांपल के साथ थोड़ी सी, और इसकी रेपिटेशन को मैं वाइंड अप कर लूँगा इंशाल्लाह, मतलब उसको ख़त्म कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से आगे जो चीज़ आपने ना मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड जो उधर नहीं डिस्कस हुई वो ये है कि अच्छा, तो यहाँ पे ना अब मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उधर बड़े शॉर्टकट में लिखे हुए थे, उनका फार्मूलाज भी ये अवेलेबल है, सेम चीज़ है, कोई नहीं है। अब एग्जांपल ये हो हमने पहले नहीं की। अब वो कह रहा है जी 5.6 लीटर किसी भी गैस के NTP हो या STP हो, एक ही बात है। अब ये उसका वॉल्यूम गिवन है, राइट, लीटर्स में उसका वॉल्यूम गिवन है। और यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, उसमें क्या सीन है कि फाउंड टू हैव अ मैस ऑफ 11 ग्राम्स। अब इन सारों का यानी इतने लीटर उसका वॉल्यूम बता के बताया है कि इसका जो मैस है ना वो 11 ग्राम्स है। इसका मैस कितना है? 11 ग्राम्स। अब ये नहीं कि गिवन मैस है एक तरह का। अब वो कहता है द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ गैस, वो कितना है भाई? हाँ जी, मॉलिक्यूलर मैस हमने फाइंड करना है। पहले तो आप ये बताएं बेटे कि मॉलिक्यूलर मैस को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था ना बेटे, वो क्या था? पहले मोल्स हम जो होते थे, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो ये मॉलिक्यूलर मैस वही मोलर मैस ही होता है ना। इसको हम इधर ले आए, इसका मतलब हम मोल्स सॉरी, मैं इसको ज़रा आसान कर दूं, इसको ना यहाँ से हटा के इसको रिप्लेस कर देते हैं सिर्फ मोल्स के साथ। मतलब मोल्स को मैं इधर रख लेता हूँ और यहाँ इसको अब हटा के वहाँ से जो मोलर मैस था उसको हम इधर ले आते हैं। इसका मतलब मोलर मैस बिकम्स इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोल्स। अब हम मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स जो है बेटे हम टेक्निकल तरीके से ये लीटर्स से हम निकालते हैं। अब किसी भी गैस के मोल्स निकालने का तरीकाकार हम लीटर से कैसे, ये बल्कि सॉल्व हुआ है तो हम उसी को ही फॉलो अप कर लेते हैं, सिंपल सा है, जल्दी सा हो जाएगा। ये बेटा देखिए, एट STP या NTP जो है आपके पास 1 मोल हमें पता है कि वो कितने लीटर्स की इक्वल होता है, 22.414 DM³ पे। फिर
मोल्स इन 5.6 लीटर के अंदर कितने होते हैं? 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू 0.25 मोल्स। अब ये हमने मोल निकाल लिए। जितना वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम जो मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया, गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम क्या है? 5.6, ऊपर हमने देखा है लीटर था, डिवाइडेड बाई 22.4। अब ये मोल्स निकल आए। अब आपके पास वही फार्मूला कि मोलर मैस इज इक्वल टू मैस ओवर मोल्स, और ये हमारे पास 44 ग्राम्स पर मोल निकला, जो किसका मैस है बेटे? दिस इज़ द मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वो हमने वैसे खुद से बताया है कार्बन डाइऑक्साइड, अदरवाइज उसने गैस का नेम नहीं पूछा, उसने सिंपल मोलर मैस पूछा है या मॉलिक्यूलर मैस पूछा है, और ये ऑप्शन बी ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्टोइकोमेट्रिकली कैलकुलेशंस पे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, जिसमें हम यानी कि 3-4 रिलेशंस को पढ़ेंगे, जिसको हम हाँ चैप्टर फिर वाइंड अप हो जाएगा। इसी में लिमिटिंग रिएक्टेंट भी है। अब ये थोड़ा सा ना लेंथी टॉपिक है जो लास्ट वाला है, पूरी उसका, ये पिछले जो फार्मूले पढ़े थे उन्हीं का यूज़ है, लेकिन एक कंपाइल्ड फॉर्म में मैंने किया हुआ है, तो होपफुली कि आपको इतना इशू नहीं होगा। तो ये चैप्टर में सारी ऑलमोस्ट यही थे, न्यूमेरिकल ही थे। हाँ 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 हाँ